डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी हुए शामिल। दोनों हाथों में डमरू, शिव भक्तों का लगा रहा हुजूम। माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं का डिजिटल मार्गदर्शन करेगा माघ मेला सेवा ऐप। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान किया ऐप का उद्घाटन। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों पर लगाए गए क्यूआर कोड से मिलेगी मदद। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला गरमाया। न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान। कई संगठन निकालेंगे रैली। आज उत्तराखंड बंद का आह्वान। राम मंदिर में पकड़ा गया कश्मीरी अबू शेख। खुफिया एजेंसियों से मिले अहम इनपुट। अयोध्या में हाई अलर्ट। ग्रॉक विवाद पर एलन मस्क के एक्स का बड़ा फैसला। एक्स से डिलीट किए गए 600 अकाउंट्स। कंपनी ने कहा अश्लील कंटेंट को नहीं देंगे परमिशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी की यात्रा का दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी सोमनाथ में आयोजित शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 108 घोड़ों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आज पीएम मोदी कुछ देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शौर्य यात्रा के दौरान पीएम मोदी भी भगवान शिव की भक्ति में मगन नजर आए। पीएम मोदी ने अपने दोनों हाथों में डमरू ले रखा था और हाथ ऊपर करके जोर जोर से डमरू बजाते दिखाई दिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अगले 5 सालों में झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 25 से 30 करने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात आदित्यपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएच बैच की कक्षाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है जिसमें न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो, बल्कि आम जनता को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सके। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां माघ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई तरह के नवाचार इस बार मेला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। माघ मेला आने वाले अंगतुकों के लिए मेला सेवा ऐप भी उसी सूची में शामिल हो गया है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र पहुंचे सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के आगामी स्नान पर्वों की समीक्षा करने माघ मेला क्षेत्र पहुंचे सीएम योगी ने इसे लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने इस दौरान प्रयागराज में तीर्थ यात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन देने के लिए माघ मेला सेवा ऐप का भी उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए मेले में आए श्रद्धालुओं को डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध होंगी। मेला अधिकारी ऋषिराज बताते हैं कि इस ऐप को इस तरह डिजिटली डिजाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक अपनी समस्या मेला प्रशासन को अवगत करा सकता है और मेला प्रशासन के कर्मचारी उसका समाधान कर सकेंगे। मेला क्षेत्र के सभी बिजली के खंभों में इसके लिए क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करने पर उसमें खुलने वाले फॉर्म में अपनी समस्याएं बताकर प्रशासन के पास भेजा जा सकता है। मेला प्रशासन के विभिन्न विभागों की टीमें इसका संज्ञान लेते ही समस्या का निवारण कर देगी। माघ मेला में पहली बार यह सुविधा दी गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड आंदोलन एवं पर्वतीय मूल के विभिन्न संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया है। संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वो केवल सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच हो, इस मांग के लिए रविवार को बंद का आह्वान किया। वहीं देर शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। रुड़की टॉकीज चौक स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति
चिन्हित आंदोलनकारी संघर्ष समिति, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति, युवा मंच, उत्तराखंड एकता मंच एवं गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक कई अहम तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या स्थित राम मंदिर में संदिग्ध व्यक्ति के मिलने के बाद पुलिस देर रात तक इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआरपीएफ समेत कश्मीर की अन्य एजेंसियों के संपर्क में रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी एजेंसियों ने पकड़े गए व्यक्ति के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल न होने के संकेत दिए हैं। फिर भी पुलिस को इसे लेकर अलर्ट है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि पकड़ा गया अबू अहमद शेख शनिवार की सुबह पटना से आगरा जाने वाली एक ट्रेन से अयोध्या पहुंचा था। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतरकर वह सीधे राम मंदिर गया था। उसके परिजनों से भी पुलिस ने संपर्क साधा है। पता चला कि वो काफी पहले से अखरोट बेचने का काम करता था और मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है। परिजनों ने भी उसे मानसिक मंदित बताया। पुलिस ने उसके बेटे को बुलाया है, जो वहां से रवाना हो चुका है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मेडिकल कॉलेज में धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार हंगामा। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके पहुंचते ही हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी शुरू की। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से पहले हिंदू संगठन ने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी और वीसी ऑफिस में करने लगे प्रदर्शन। वहीं केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास के मामले में महिला आयोग की उपाध्यक्ष के कुलपति कार्यालय पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के लोगों ने कुलपति कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। कुलपति के चैम्बर में भी तोड़फोड़ की। प्रति कुलपति डॉक्टर अभिजीत कौर और विशाखा कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर डोनिका कोहली को बंधक बना लिया गया। हंगामा तोड़फोड़ देख कुलपति डोसोनिया चित्यानंद पीछे के गेट से निकल गए। उपद्रवियों ने कुलपति चैम्बर के बाहर बैठे कर्मचारियों को दौड़ा लिया। करीब 3 घंटे तक कुलपति कार्यालय में हंगामा चलता रहा। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी के हमीरपुर जिले के भाजपा कार्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने प्रेस वार्ता कर जी राम जी योजना पर विस्तार में चर्चा की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जी राम जी जिले में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है। अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की गारंटी रोजगार मिलेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त 25 दिनों का सीधा लाभ प्राप्त होगा, जिससे योजना में काम करने वाले लोगों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और राजस्व संरक्षण के उद्देश्य से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में स्टेशन परिसर में फर्जी और अवैध पानी की बोतलों की बिक्री का मामला सामने आया था। बताया गया कि करीब 4 दिन पहले मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अन्य कंपनी के नाम से अवैध रूप से पानी की बोतलें बेची जा रही थी, जिसे जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए मौके पर पकड़ लिया। टीम ने भारी मात्रा में फर्जी पानी की बोतलें जब्त की। रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले की आगे जांच कर रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 7 जनवरी 2026 को विशेष किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान रेलवे को 1,10,230 का राजस्व प्राप्त हुआ और कुल 231 मामले दर्ज किए गए। यह अभियान सीआईटी भावेश शर्मा और सीआईटी विजय शर्मा के नेतृत्व में संचालित किया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पानी की बोतलें खरीदें, वह टिकट के साथ यात्रा करें और स्टेशन व ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखें। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेलवे मुरादाबाद आदित्य गुप्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही टिकट चेकिंग अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले से जेल में बंद देवेंद्र डडसेना और के श्रीवास्तव की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब ईओडब्ल्यू भी सक्रिय हो गई है। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट की याचिका दायर की है। वहीं कोर्ट ने 13 जनवरी तक आरोपियों को ईओडब्ल्यू की रिमांड में सौंप दिया है। इस दौरान अफसर शराब घोटाले से जुड़े कई बिंदुओं पर आरोपियों से पूछताछ करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2023 तक शराब नीति को बदलकर चहेते सप्लायरों के माध्यम से शराब घोटाला हुआ। इसमें लाइसेंस की शर्तें ऐसी रखी गईं कि चहेती कंपनियों को काम मिल सके। उन कंपनियों ने नकली होलोग्राफ और सील बनवाई। यह काम नोएडा की एक कंपनी ने किया। इसके बाद नकली होलोग्राफ लगी शराब की महंगी बोतलें सरकारी दुकानों के माध्यम से बिक्री करवाई गई। चाईबासा जिला में सारंडा पोड़ा हाट जंगल में बेकाबू हाथी को ट्रेस करने आए बंगाल की टीम के एक कर्मी को हाथी ने मार डाला। लगातार वन विभाग हाथी को काबू में करने का प्रयास में लगे थे, लेकिन हाथी के सामने बेबस है। बताया जा रहा है कि झारखंड और उड़ीसा के बीच जंगल में हाथी हैं। देखना यह है कि वन विभाग हाथी को कब बस में करते हैं। गौरतलब है कि कर्मचारी की मौत मिलाकर हाथी 22 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नवी मुंबई पुलिस दल में हलचल मचाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंधक कक्ष में कार्यरत पुलिस हवलदार अनिल सुखदेव मांडोले का एक कॉपर खैरणे स्थित नटराज लेडीज बार में शराब पीते हुए और नृत्य कर रही महिलाओं पर पैसे उड़ाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना से पुलिस विभाग की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित हवलदार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच सचिन बाबा साहेब गुंजाल ने 9 जनवरी 2026 को निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी का इस प्रकार की स्थापना में मौजूद रहना पुलिस अनुशासन, नैतिकता और सेवा मूल्यों के अनुरूप नहीं है। प्राथमिक जांच के बाद अनिल मोंडेले का एक खिलाफ यह कार्रवाई की गई। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रयास से पचमढ़ी को अब साहसिक खेलों का हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है। 9 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ जटाशंकर रॉक क्लाइंबिंग चैलेंज 2.0 अपने दूसरे संस्करण में देश और दुनिया के प्रतिभागियों को आकर्षित कर रहा है। इस आयोजन में 45 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और मध्य प्रदेश के क्लाइंबर्स के साथ रूस से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी हैं। प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए कुल 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार के साथ साथ आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महराजगंज जिले के सौगीरबा वन क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जंगल में बाघ के हमले में 14 वर्षीय किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान गुड्डी चौधरी के रूप में हुई है। शुक्रवार दोपहर सहेलियों के साथ लकड़ी बीनने गई थी गुड्डी। शाम तक सहेलियां लौट आईं, लेकिन गुड्डी घर नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह जंगल के अंदर शत-विशत शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुट गई। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर एक युवक को कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत तीनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस सनसनीखेज मामले में रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष टीम ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले का विस्तृत खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सिटी एसपी पारस राणा ने किया। मालूम हो कि यह घटना 4 जनवरी की रात की है, जिसने सत्यप्रकाश सिंह अपने भांजे अंकित कुमार सिंह और उसके कुछ दोस्तों के साथ मून डिस्को बार पहुंचे और देर रात लगभग 12 बजे जब वे बार से बाहर निकले, तभी वहां पहले से मौजूद दूसरे गुट के कुछ युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरदोई के टड़ियावा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर आम के बाग में एक प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए जांच शुरू की। मृतकों की पहचान जितेंद्र पुत्र छुन्ना निवासी गांव दौलतपुर और सपना निवासी पैड़े के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक बालिग था जबकि युवती नाबालिग बताई जा रही है। जितेंद्र अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था और गांव में ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। परिजनों के अनुसार वो गुरुवार शाम घर से ये कहकर निकला था कि वो एक बर्थडे पार्टी में जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। चर्चा है कि आत्महत्या से पहले दोनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरकर शादी की रस्म भी निभाई थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत की गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह हमला अमेरिकी समय अनुसार करीब 12:30 बजे किया गया। इन हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी बलों पर होने वाले आतंकी हमलों को रोकना, भविष्य में खतरों को खत्म करना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दो टूक कहा, जो भी हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जारी जंग यानी 4 साल में दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ऑरेंजिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल से नाटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की साजिश का बदला बताया है। दूसरी ओर यूरोप और नाटो के देश इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइली हमले से नाटो को संदेश देने की कोशिश की है। रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ऑरेंजिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि यह यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है, यहां तक कि यह पूर्वी अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। गुरुवार रात के हमले में रूसी मिसाइल लेविव शहर के पास गिरी, जो पोलैंड सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां सैन्य अड्डा है जिससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर किए गए हैं। रूस का ऑरेंजिक मिसाइल से हमला इसलिए चिंता बढ़ाता है क्योंकि यह मिसाइल सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल से पहला हमला नवंबर 2024 में हुआ था। यह हमला तब हुआ जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को HIMARS मिसाइलों से रूस के अंदर हमले की इजाजत दी थी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी पुराना नाम ट्विटर ने कंटेंट को लेकर गलती मानी है और भारत के कानून के हिसाब से काम करने का वादा किया है। दरअसल एक्स प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म ने उन पर एक्शन लिया और उनको ब्लॉक कर दिया है। एक्स ने 3500 पोस्ट ब्लॉक किए हैं और 600 अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट को अनुमति नहीं देगा और सरकारी दिशा निर्देशों पर काम करेगा। यह एक्शन उस घटना के 1 हफ्ते बाद हुई जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को मार्क किया था। बताते चलें कि बीते कुछ दिनों से एक्स प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे अश्लील कंटेंट को विवाद चल रहा है। कई अकाउंट ग्रोक AI की मदद से अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है।
में इतना ही। नमस्कार।